चाइना पाकिस्तान के थ्रू तो भारत को परेशान करता ही था, अब बांग्लादेश के थ्रू भी करने लग रहा है। अभी हाल ही में बांग्लादेश ने ना भारत की चिकन स्नैक के पास, जो कि बेसिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर हैगा, लाल मुनरी हाट का एक एयरबेस हैगा, वो चाइना को बनाने के लिए और मेंटेनेंस के लिए लीज पर दे दिया। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, इसको इंडिया का चिकन स्नैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एरिया है ना बहुत छोटा हैगा, लगभग 22 किलोमीटर के आसपास का, और यही एरिया भारत के मेनलैंड को 7 स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है। और इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ना लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश ने चाइना को ये एयरपोर्ट दिया है। नाउ ये जो एयरपोर्ट है ना, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। साल 1931 में इसको अंग्रेजों ने बनाया था और वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के खिलाफ इसका यूज भी किया था। पार्टीशन के बाद भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए थे ना, यही वजह है कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, जो कि बाद में बांग्लादेश बना साल 1971 के बाद, तो उन्हीं के कंट्रोल में ये था, भारत ने इसको खो दिया। बट समहाउ ये ना ऐसे ही रहा। साल 1958 के बाद ही पाकिस्तान ने इसकी इंपॉर्टेंस समझी और इसको दोबारा से रीबिल्ड करने की कोशिश करी, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था और ना ही डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए कुछ खास बड़ी डेवलपमेंट उस समय नहीं हो पाई। ये एक्चुअली में शेख हसीना थी जिन्होंने साल 2019 में डिसाइड किया कि हम यहाँ पर एक एरोस्पेस यूनिवर्सिटी बनाएंगे और ये जो एयरपोर्ट है ना, इसको दोबारा से रीबिल्ड करेंगे। सिर्फ यही एयरपोर्ट नहीं था जिसको शेख हसीना रीबिल्ड करने वाली थी, ब्रिटिश एरा के और 5 एयरपोर्ट थे जिनको रीबिल्ड करने वाली थी। ये थे ठाकुरगांव, शमशेरनगर में, कोमिला, बोगरा, ईश्वरदी। लेकिन उस टाइम इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों? क्योंकि जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है ना, वो इंडिया फ्रेंडली थी। लेकिन अब जब शेख हसीना के खिलाफ ज्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए ना, तो उन्हें भागकर इंडिया आना पड़ गया और बांग्लादेश में एक इंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जिसको लीड कर रहे हैं फिलहाल के लिए मोहम्मद यूनिस। और जो मोहम्मद यूनिस है ना, वो प्रो चाइना हैंगे। अभी हाल ही में बांग्लादेश और चाइना के बीच में ना कुछ डील हुई है, जिसमें डिसाइड किया गया है कि रंगपुर में सोलर सिटी बनाएगा चाइना। इवन अभी थोड़े समय पहले ना मोहम्मद यूनिस ने चाइना को विजिट भी किया था, और उस समय मोहम्मद यूनिस ने ना नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ और इंडो पैसिफिक के खिलाफ गलत स्टेटमेंट दी थी, जिसको इंडिया ने क्रिटिसाइज किया था। जो कुछ भी कहा था ना, उसमें 2 बातें मेन पॉइंट थी, और उनका क्रक्स ये था ना कि इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट हैगा बेसिकली वो लैंडलॉक हैगा। इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक का रीजन हैगा ना, इसमें जो गार्जियन है, सोल गार्जियन सो कॉल्ड, वो बांग्लादेश है। ऐसे में मोहम्मद यूनिस ने ना 2 गलतियां कर दी। पहली गलती तो ये कर दी ना, जानबूझकर ये कहा कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, वो लैंडलॉक है। ऐसा कहकर मोहम्मद यूनिस ने ये करने की कोशिश करी कि एक नैरेटिव बना देता हूँ कि ये जो एरिया है ना, वो भारत से अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैंगे वो सभी मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्ट हैंगे, क्योंकि मेनलैंड इंडिया के पास ओशियन का एक्सेस हैगा ना, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के पास भी ओशियन का एक्सेस हैगा। दूसरी गलती यूनिस ने ये कर दी ना, उन्होंने जानबूझकर कहा कि जो इंडो पैसिफिक का रीजन है, इसमें भी प्राइमरली जो इंडियन ओशियन हैगा, इसमें सोल गार्जियन, ओनली गार्जियन बांग्लादेश ही है, जबकि ऐसा नहीं है। बांग्लादेश को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उनसे ज्यादा बड़ी कोस्टल बाउंड्री इंडियन ओशन में इंडिया की हैगी, और ये भी याद रखना चाहिए कि इंडिया ने ही बांग्लादेश को बनाया था। इवन इस सबसे हटकर भी इंडियन ओशन में जब कभी भी पायरेट्स ने हमला किया है, तो इंडिया ने ही अपने ऑपरेशन किए हैं, ना कि बांग्लादेश ने। ना जाने मोहम्मद यूनिस को कहां से इतना ज्ञान आ गया और उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी। इस सब के बाद भारत ने जो एक्शन लिया ना, उससे बांग्लादेश को बहुत नुकसान हुआ। बेसिकली जो WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने उन कंट्रीज को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है जो लैंडलॉक हैं, और वो स्पेशल स्टेटस भी ये है ना कि वो जितने भी लैंडलॉक कंट्रीज हैं, उनके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनको अपने लैंड का और वाटर एयर का एक्सेस देना पड़ेगा उन कंट्रीज को ट्रेड के लिए। और इंडिया ने बांग्लादेश का ये जो स्टेटस हैगा ना नेबरिंग कंट्रीज के लिए, इसके अलावा यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इनके लिए बंद कर दिया। हमने बांग्लादेश को वहीं चोट पहुंचाई जहां बांग्लादेश को सबसे ज्यादा दर्द होना था, ये था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एरिया। लेकिन इस सब के बाद भी ना बांग्लादेश और चाइना के रिश्ते यूनिस ने सोचे क्यों ना थोड़े और अच्छे किए जाएं। इसीलिए पहले एक डेलीगेशन चाइना से बांग्लादेश आया, और इसके बाद गेम में एंट्री हुई पाकिस्तान की, जिसने लगभग 13 साल बाद अपना डेलीगेशन भेजा गवर्नमेंट लेवल पर ढाका, और उसने बॉर्डर एरियाज को विजिट किया बांग्लादेश के, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास है। मुझसे पूछो ना तो ये पाकिस्तान की आतंकवादी मिट्टी है कि जो उड़कर आई है बांग्लादेश में, और अब इस पर खेती करेगा चाइना। पहले भी ISI ने ना काफी लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी करने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बांग्लादेश में काफी हेल्प करी थी। ये साल 2009 का टाइम था जब शेख हसीना की अवामी लीग ने डिसाइड किया कि हम इन्हें बांग्लादेश से खत्म कर देंगे, क्योंकि उस समय ना जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से ये काफी ठीक था। इंडिया अपनी लुक ईस्ट की पॉलिसी पर ध्यान दे रहा था और बांग्लादेश इसमें सबसे ऊपर था, और ये बांग्लादेश के लिए ना काफी ठीक था, क्योंकि इंडिया ने सार्क की जगह अब बिम्स्टेक को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया था। क्योंकि जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से पूरी तरीके से खत्म हो गया था। लेकिन अब जो मोहम्मद यूनिस है ना, वो बांग्लादेश को इसी तरीके से गवर्न कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सार्क ऑर्गेनाइजेशन खराब हो गया था, अब बिम्स्टेक का भी सेम हाल होगा। बांग्लादेश के साथ जो ये चाइना की फ्रेंडशिप है ना, ये ज्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि
एक बार को बांग्लादेश में गवर्नमेंट तो चेंज होगी ही। अभी जिस बात का सबसे ज्यादा डर है ना वो ये है कि बांग्लादेश कहीं कोई डील साइन ना कर ले जिसमें लीज पर कुछ दे दे, और फिर एक बार को सरकार चाहे किसी की भी आए, डील साइन हो गई है, लीज पर दे दिया है ना, तो इस तरीके से उसे खत्म नहीं कर सकते। हमने चाइना के केस में देखा है, पाकिस्तान में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। एक बार को अभी जो एयरपोर्ट की डील साइन हुई है ना ये सिविलियन पर्पस के लिए है, लेकिन एक बार को मुझे ऐसा लगता है ना चाइना इससे आगे जरूर जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में लंबे समय तक चाइना फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं रहने वाली। इसीलिए बांग्लादेश के लिए चाइना सोचेगा एक ही मौका मिला है, इसे जितना भुनाया जा सकता है उतना भुना लेते हैं। और दूसरा, मैंने हमेशा कहा है चाइना के साथ जो भारत की असली लड़ाई हैगी ना वो इंडियन ओशन में हैगी, नॉर्थ में नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि हिमालयन रेंज है ना उसने एक नेचुरल बैरिकेड का काम किया हुआ है। बट हाल फिलहाल में चाइना ने जिस तरीके से ताइवान की इन्वेजन को लेकर अपनी टोन तेज करी है ना, वो ध्यान रखना है कि इंडिया उस समय ज्यादा कुछ खास रिएक्ट ना करे। इसलिए हिमालयन रेंज के आसपास नॉर्थ ईस्ट में चाइना ने अपनी जो एयरफील्ड है इनको डेवलप किया है, और इन सब में भी जो टिंगरी, लुहंज, बुरांग के एयरबेस हैं ये LAC के बहुत पास हैं, और चाइना इसकी इंपॉर्टेंस ना काफी अच्छे से समझता है। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा साल 1962 की जो लड़ाई थी वो चाइना से हम इसलिए हार गए थे क्योंकि हमने अपनी एयरफोर्स को यूज नहीं किया था। और हाँ, मैं अब भी मानता हूँ कि इंडिया चाइना के मुकाबले काफी पीछे हैगा। भले ही एक बार को चाइना के पास लीवरेज है कि वो तिब्बत प्लेटू की ऊंचाई का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फिर भी हमें अपनी डिप्लॉयमेंट करनी ही होगी। और यहाँ पर ना हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। चाइना ने अभी थोड़े समय पहले ही अपने 5th जनरेशन के नए फाइटर एयरक्राफ्ट और 6th जनरेशन के भी फाइटर एयरक्राफ्ट पब्लिकली शो किए थे। इवन अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आई है कि चाइना ने अपना जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है ना इसको भी डिप्लॉय किया है परासल आइलैंड के पास। इवन मार्च के महीने में जब US डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने फिलीपींस को विजिट किया था ना, तब चाइना ने इनको साउथ चाइना सी में उड़ाया था। और अब आप इंडिया के जियोपॉलिटिक्स की इक्वेशन समझो। देखो, इंडिया के पास अभी 6th जनरेशन का कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, जो भी है वो 4.5 जनरेशन के होंगे या फिर 5th जनरेशन के हैं। और इंडिया के पास अपना खुद का अभी कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी नहीं है, क्योंकि असली खतरा इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में है। इसीलिए मेरा मानना है कि इंडिया को S-400 जैसी बैटरीज और खरीदनी चाहिए और इनको नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय कर देना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालय की रेंज है ना वो एक नेचुरल बैरिकेड है। और ऐसे में अगर इंडिया के पास 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और S-400 का सपोर्ट है ना, तो मेरा मानना है शायद से एक बार को इंडिया चाइना को कड़ी टक्कर दे देगा। क्योंकि इंडिया और चाइना की असली बैटल और पूरी की पूरी 21st सेंचुरी का फर्स्ट हाफ इंडो पैसिफिक में ही है ना, तो इसलिए मेरा मानना है इंडिया को अभी भी सबमरीन पे और फाइटर एयरक्राफ्ट पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के लिए ये जो डेवलपमेंट हुई है ना, इस सब के बाद इंडिया ने कैलाश शहर एयरपोर्ट जो कि त्रिपुरा में हैगा, इसके साइज को बड़ा करने का फैसला किया है। फिलहाल के लिए त्रिपुरा में एक ही एयरपोर्ट हैगा और वो भी कैपिटल अगरतला में है। अगर हम इसे एक और एयरपोर्ट को बना देते हैं और उसके साइज को भी डबल डाउन कर देते हैं तो यकीन मानिए सिविलियन पर्पस से तो ये अच्छा है ही, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा। और ये जो एयरपोर्ट हम रिबिल्ड कर रहे हैं ना, इसका सिंबॉलिक जेस्चर भी काफी ज्यादा हैगा। साल 1971 में जब बांग्लादेश को हमने लिबरेट करवाया था तब हमने अपना ऑपरेशन चलाया था किलो फ्लाइट्स। उसके लिए जो पहली फ्लाइट्स चली थी ना वो इसी एयरपोर्ट से चली थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के 50 किलोमीटर दूर साउथ में अपना एक नया नेवल बेस बना रहा है, और इस बेस के बन जाने के बाद ना इंडियन नेवी यकीन मानिए बे ऑफ बंगाल में पूरी तरीके से डोमिनेट करेगी। फिलहाल के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश में ये जो डेवलपमेंट हुई है ना इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। आने वाले समय में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बांग्लादेश के PM और इंडियन PM की मीटिंग बिम्स्टेक के समिट के दौरान होती है या नहीं। फिलहाल के लिए ये है इस वीडियो का एंड। सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।